आज की कहानी है तेरे जाने के बाद। मैं अकेली हूँ, पर मोहित की यादें अक्सर ही मुझसे बातें करने आ जाया करती हैं। लगता जैसे मोहित आते ही मुझे चिढ़ाने लगते हैं। वास्तव में तुम्हारी हिम्मत ना होती थी हकीकत की ज़मीन पर मुझे चिढ़ाने की, लेकिन ख्यालों में तुम कोई मौका ना छोड़ते। मैं ख्यालों में ही रह जाती हूँ, जवाब नहीं दे पाती तुम्हें। पता नहीं पिछले कुछ दिनों से जाने क्यों मुझे रह रहकर कमल की भी याद आ रही है। मैं जानती हूँ वह कभी नहीं आएगा, अगर आया तो भी उसके लिए मेरी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं है। आखिर मैंने ही तो छोड़ा था उसे, फिर क्यों याद कर रही हूँ मैं उसको। मैं खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में, क्या फ़र्क पड़ता है किसी के जाने से। कौन सी मैंने मोहब्बत ही की थी उससे। छल, हाँ छल ही तो किया था उसने मुझसे और खुद से। फिर क्यों याद बनकर सता रहा है मुझे। शायद असीम और अभिलाषा के एक दूसरे के प्रति लगन के कारण कमल का स्मरण हो आया है। मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं ही उसके प्रति आकर्षित हुई थी पहले। कमल गोरा, लंबा, आकर्षक पुरुष था। वह शादीशुदा नहीं था। मेरे पति मोहित पहले दिन ही कमल से मिलवाते हुए बता चुके थे। मुझे काफ़ी दिलकश इंसान लगा था। खूबी होगी कुछ उसमें। तभी दरवाजे की घंटी बजी। मैं खोलने चली गई। सामने असीम खड़ा था। अरे असीम, आ जाओ, तुम्हें ही याद कर रही थी। मुझे? पर क्यों भाभी? असीम भाभी ही कहता है मुझे। वैसे तो हम रिश्तेदार बनने वाले हैं। उसकी शादी मेरी छोटी बहन अभिलाषा से होने वाली है, लेकिन देवर भाभी का रिश्ता कमल का दिया हुआ था। असीम कमल को बड़ा भाई मानता था। जस्ट जोकिंग डियर। अच्छा, तैयारी कैसी चल रही है शादी की? हाँ हाँ, तैयारी करने के लिए जब आप लोग हैं ही, फिर मुझे क्या चिंता। ही मत करो। घोड़ी चढ़कर भी क्या हम लोग ही आ जाएंगे? हाँ हाँ, लड़की आपकी ही है, फिर आप घोड़ी चढ़ें या गधी चढ़ें, मेरी तरफ से सब मुबारका। मस्ती सूझ रही है दूल्हे मियाँ को। सोचता हूँ कि कर ही लूँ, फिर मौका मिले या ना मिले। दांत निबोड़ते हुए असीम फिर बोला, क्या बात है भाभी? मैं तब से आपको हंसाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर आपका ध्यान कहीं और ही है। नहीं नहीं, कुछ खास नहीं। बस आज तुम्हारे मित्र कमल का ध्यान हो आया। थोड़ी देर रुक कर मैं फिर बोली, तुम्हारी तो बातचीत होती होगी, कहाँ है आजकल? क्या कर रहा है? गंभीर भाव मुख पर लाते हुए असीम बोला, जी कभी कभी बातचीत पहले हो जाया करती थी। इधर काफ़ी दिनों से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन आज अचानक कमल क्यों? अचानक असीम के सवाल से मैं सहम सी गई। क्यों? क्या? मैं झेंपते हुए बोली। बस यूं ही। असीम का मोबाइल बजने लगा और वह बीच में ही अच्छा भाभी, मैं चलता हूँ कहते हुए बाहर चला गया। मैं फिर से यादों से बातें करने लगी। मेरे जीवन में कमल और मोहित की यादें ही तो रह गई हैं सिर्फ, अन्यथा बचा ही क्या है। मैं मोहित का फ़ोटो लेकर बैठ जाती हूँ। मेरे जीवन के दो पलड़े हैं और दोनों ही मुझसे टूट कर अलग हो गए थे। रह गई मेरे हाथों में केवल डंडी। आज मैं मोहित से बातें करना चाहती हूँ, वे बातें जो उसके साथ रहते हुए भी कभी नहीं कर पाई थी। आज करूँगी वे बातें, वे सभी बातें तो कभी भी मैं मोहित को बताना नहीं चाहती थी। वे बातें जो मैंने पूरी दुनिया से छिपा रखी हैं, वे बातें जो मैंने खुद से भी छिपा रखी हैं। पता नहीं मैं किस दुनिया में पहुँच रही हूँ। मैं फ़ोटो से बात कर रही हूँ या खुद से, समझ नहीं पा रही। मोहित, तुम्हें क्या लगा कि मैं गलत थी? अरे एक बार पूछ कर तो देख लेते। पर तुम पूछते कैसे? मर्द जो ठहरे तुम। मैं नहीं जानती तुमने ऐसा क्यों किया, पर मैं अब समझ सकती हूँ कि तुम्हें कैसा लगता होगा जब मैं कमल से हंस हंस कर बातें करती थी। मुझे परवाह न थी दुनिया की। मैं तो सिर्फ अपने आप में मस्त रहती थी। कभी तुम्हारे बारे में सोचा ही नहीं मैंने। तुम मेरे पति थे और आज भी हो, लेकिन हम साथ साथ नहीं हैं। हम दोनों एक दूसरे के लिए परिव्यक्त हैं, तलाकशुदा नहीं हैं हम। तुम चाहो तो मैं तुम्हारे पास वापस आने को तैयार हूँ, पर तुम ऐसा क्यों चाहोगे? मैंने कौन से पत्नी धर्म निभाए हैं? फिर से ख्यालों में खोती चली जाती हूँ। मैं भूल गई थी कि तुम मेरे पति हो, पर तुम कभी नहीं भूले। मोहित, तुमने हमेशा मेरा साथ निभाया। खुदगर्जी मेरी ही थी। मैं जान ही नहीं पाई थी तुम्हारे समर्पण को। मेरे लिए तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे पति थे, पर तुम्हारे लिए मैं जिम्मेदार थी। मेरी ज़िंदगी में भले ही तुम्हारे लिए जगह न थी,
लेकिन तुम्हारे लिए मैं हमेशा ही तुम्हारे सपनों की रानी रही। मैं जब अकेले में खुद से बातें करते हुए थकने लगती हूँ, तब तुम आ जाते हो मेरे ख्यालों में बातें करने मुझसे। मुझे अच्छा लगने लगता है। मैं तुमसे बातें करने लगती हूँ। तुम कहने लगते हो, जब तुम मुझसे खुश ना थी तो फिर संग क्यों थी? तुम्हें चले जाना चाहिए था कमल के साथ। मैं कभी नहीं रोकता तुम्हें। तुम मेरे अंदर से बोल पड़ते हो। मैं तुम्हें जवाब देने लगती हूँ, तुम्हारे साथ मैं केवल तुम्हारे पैसों के लिए थी, अन्यथा तुम तो मुझे कभी पसंद ही नहीं थे। तुम्हारा काला रंग, निकली हुई तोंद, भारी भरकम देह मुझसे ना झेला जाता था। मैं कमल के साथ जाना चाहती थी, मगर उसकी लापरवाही मुझे खलती थी। कमल खुद में स्थिर नहीं था। अन्य औरतों की भांति मैं भी एक औरत के रूप में ठहरावपूर्ण जिंदगी चाहती थी, जो कि तुम्हारे पास थी। तो फिर कमल ही क्यों, किसी अन्य पुरुष को भी तुम अपना सकती थी। मेरे मन का मोहित बोला। हाँ, अपना सकती थी, लेकिन कमल सबसे सुरक्षित ऑप्शन था। किसी को शक नहीं होता उस पर। और फिर संपर्क में भी तो कमल के अलावा मेरे पास अन्य पुरुष का विकल्प नहीं था। और जो दो पुरुष तुम्हारे अलावा मेरे संपर्क में थे, उनमें कमल मुझे कहीं अधिक आकर्षित करता था। और असीम, असीम के प्रति मेरे मन में कभी वह भाव नहीं आया। कभी आया भी होगा तो मैं यह सोचकर रुक जाती कि वह मेरी छोटी बहन का आशिक है, और उम्र में भी तो बहुत छोटा है। 10 साल। हाँ, 10 साल छोटा है असीम। मेरी एक चिंता दूर करोगी क्या? हाँ बोलो, कोशिश करूँगी। कमल में ऐसा क्या था जो मुझ में नहीं था? यह तुम्हारा प्रश्न ही गलत है। क्या मतलब? तुम में वह सब कुछ था जो कमल में नहीं था। कमी तो मुझ में थी। मैं ही ख्यालों की दुनिया से बाहर नहीं आना चाहती थी। मुझे वाहवाही की लत जो लगी हुई थी। तुम कूल डूड थे और कमल एकदम हॉट। तुम्हें मर्यादा में रहना पसंद था और मुझे बंधन मुक्त जीना पसंद था। तुम्हें समाज के साथ चलना पसंद था और मुझे पूरी दुनिया को अपने ठुमकों पर नचाना था। तुम एक बार बोल कर तो देखती, मैं तुम्हारी कला के बीच कभी नहीं आता। आज जानती हूँ तुम कभी नहीं आते, लेकिन उस समय कहाँ समझ पाई थी मैं। समझ गई होती तो आज मैं क्या, तुम नहीं समझोगे। मैं तब भी नहीं समझ सकता था और आज भी नहीं समझ सकता तुम्हारी नज़रों को। समझदारी जो ना मिली विरासत में। तुम गलत व्यू में ले रहे हो तो सही तुम ही बता देती। मेरी तंद्रा फिर से टूट गई जब अभिलाषा आकर मेरे गले से लिपट गई। मैंने अभिलाषा को भले जन्म ना दिया हो, लेकिन वह मेरी बेटी से बढ़कर है। मेरी सहेली, मेरी हमराज। कुछ भी तो नहीं छिपा है अभिलाषा से। मेरी और मोहित की शादी के समय अभिलाषा 6 साल की थी। दहेज में साथ लेकर मोहित के घर आ गई थी मैं। अब मेरी दुनिया अभिलाषा ही है। ओहो, कहाँ खोई है मेरी दीदी। ना रे, सोच रही थी तेरी शादी में किसको बुलाऊं किसको नहीं। तू ही बता, किसे किसे बुलाना चाहेगी? मैं तो समझ नहीं पा रही किसे बुलाना है किसे नहीं। दीदी, मैं समझ रही हूँ आपकी समस्या। आप विश्वास रखो, आप जिसे भी बुलाएंगी वे हमारे शुभ चिंतक ही होंगे, ना कि हम पर ताने कसने वाले। चाहे वे हमारे पापा ही क्यों ना हों। यदि उन्हें हमारी खुशी से खुशी नहीं तो मत ही बुलाइएगा। पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप कुछ और ही सोच रही हैं। अरे नहीं, कोई बात नहीं है। तू इंजॉय कर अपनी शादी। तेरी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कोई चिंता फिक्र नहीं। कुछ तो छिपा रही हो दीदी। क्या अपनी बहन को भी नहीं बताओगी? मैंने कहा ना, कोई बात नहीं। क्या मुझे थोड़ी देर आराम करने देगी? मैं झुंझलाकर बोली। मैं पहली बार अभिलाषा पर झुंझलाई थी। वह भी असहज होकर चली गई। मैं कैसे बताती मुझे क्या चिंता खाए जा रही थी। अतीत के पन्ने को फिर से उधेड़ने की हिम्मत अब रही नहीं, और उसमें उलझकर निकलने की काबिलियत भी अब पस्त हो चुकी है। जो मोहित के रहते कभी नमक तेल का भाव ना जान सकी थी, वह आज आशियाना सजाना चाहती है। जुगनू की रोशनी जैसा कमल के इश्क को तवज्जो देती रह गई पूरी जिंदगी। कभी समझ ही नहीं पाई मोहित की खामोशी को। भरसक उसने मुझे अपने पावर का इस्तेमाल करके अपनाया था, लेकिन वह पावर भी तो उसका प्यार ही था। कहाँ मैं एक ऑर्केस्ट्रा में नाचने वाली खूबसूरत मगर मगरूर लड़की, और कहाँ मोहित ग्वालियर के राजमहल के केयर टेकर का बेटा। काले रंग का गोल मटोल ठिगना जवान मुझे शुरू से ही पसंद नहीं था,
लेकिन उसे पता नहीं किस शो में मैं दिख गई और वह मुझ पर फिदा हो गया था। मैं मोहित को कभी प्यार करने की सोच भी नहीं सकती थी, भले ही वह और उसके दोस्तों ने मेरे पिता को लालच की कढ़ाई में झोंक दिया हो, लेकिन मुझे इम्प्रेस ना कर सका। मैं तो शादी जैसे लफड़े में पड़ना ही नहीं चाहती थी, लेकिन पापा ने मोहित के साथ शादी के बंधन में बांध दिया। मुझे उन्मुक्त होकर नाचना था, अपनी मर्जी के लड़के से प्यार और फिर शादी करना चाहती थी, पर इस जबरन में पापा की भी कोई गलती नहीं थी। मेरे आशिकों की बढ़ती तादाद और मिलने वाली प्रशंसा व रुपयों से मेरा ही दिमाग सातवें आसमान पर चढ़ बैठा था। मैं कला को भूल चुकी थी। मेरे लिए नाचना केवल व्यापार बनकर रह गया था, और व्यापार में सब कुछ जायज़ होता है, बस यही मैं समझती थी। और समझते समझते इतना गिर गई कि गिरती ही चली गई। कौमारे कब भंग कर आई पता ही नहीं चला। पापा की चिंता और फैसला दोनों ही अपनी जगह जायज़ थे, परिस्थिति के अनुसार। और शादी करके मैं ग्वालियर से गुड़गांव डीएलएफ आ गई। गुड़गांव में ही तो कमल से मिली थी। वह हरियाणवी लोकसभा के स्टेज प्रोग्राम में अनाउंसर का काम करता था। जब भी आता था तो रंगीनियां साथ लेकर ही आता था। उसके छींटेदार चुटकुले, हरियाणवी लोकगीतों के झड़ते बोल, रोमांटिक शेरो शायरी में बात करने का अंदाज मुझे आकर्षित करने लगा। मैं कमल में अपने टूटे सपनों को ढूंढती रही। देखते ही देखते कमल मोहित से ज़्यादा मेरा दोस्त बन गया। हम दोनों एक दूसरे के समक्ष खुलने लगे। उसकी रोज़ रोज़ के स्टेज प्रोग्राम पर की जाने वाली चर्चाएं, खट्टी मीठी नोक-झोंक वाली बातें, उसके हंसने बोलने का स्टाइल, सब मुझे भाने लगा। सब कुछ तो उसमें कमाल ही था। गेहुआ रंग पर मध्यम मध्यम मोहक मुस्कान। किसी भी महिला को कैसे अपनी ओर आकर्षित किया जाता है, यह कोई कमल से सीखे। मैं कमल के रंग में रंगने लग गई थी। मुझे उससे प्यार होने लगा। मैं कमल के प्रति समर्पित होने लगी। लेकिन मुझे कमल की आर्थिक स्थिति हमेशा से खलती रही, पर उसे कोई परवाह नहीं थी। वह असीम पर निर्भर रहता। उसी दौरान असीम से भी मिलवाया था मुझे और मोहित को। कुछ ही समय में असीम हमारे परिवार में घुल मिल गया। उन दिनों असीम की उम्र 23-24 के लगभग होगी। इधर अभिलाषा की भी उम्र 14-15 की होने जा रही थी। एक तरफ नई नई जवानी, दूसरी तरफ गांव देहात से आया आशिक, उस पर से मेरे घर का माहौल, जहां मैं खुद इश्क के जाल में फंसी थी, वहां अपनी बहन को कैसे रोक पाती। कमल असीम को प्यार और शादी के सपने दिखाता रहा और रुपए ऐंठता रहा। पर सच तो यह है कि मैं प्यार में थी ही नहीं, बल्कि वासनाग्रस्त थी। जब खुद की ही आंखों पर हवस की पट्टी चढ़ी हो, तो बहन को किस संस्कार का वास्ता देती। मोहित के ऑफिशियल टूर पर जाते ही मैं खुद को कमल के हवाले सौंप दिया करती। मैं पूरी तरह ब्लैंक पेपर की तरह कमल के सामने पन्ना दर पन्ना खुलती जाती, और कमल उस पर अपने इश्क के रंग से रंग बिरंगी तस्वीरें बनाता रहता। उसकी आगोश में मैं खुद को भूल जाती थी। वह मेरे मखमली बदन को चूम चूम कर कविताएं लिखता। सांस में सांसों को उबाल कर जब इश्क की चाशनी पकती, मैं पिघल जाया करती। मुझे एक अजीब सी ताकत अपनी ओर खींचने लगती। मैं कमल के गर्म बदन को अपने बदन में महसूस करने लगती। उसके बदन के घर्षण को पाकर मैं मदहोश हो जाती। वह मेरे दिलो दिमाग पर बादल की तरह उमड़ता घुमड़ता और मेरे शरीर में बारिश की तरह झमाझम बूंदों की बौछार करने लगता। मैं पागलों की तरह प्यार करने लगती कमल से। मुझे उसके साथ संतुष्टि मिलती थी। मैं इतनी पागल हो चुकी थी कि भूल गई थी कि मैं प्रेग्नेंट भी हूँ। मोहित के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी खुशी, अपनी दैहिक संतुष्टि चाहिए थी। मैंने सेक्स और प्यार में से केवल और केवल सेक्स चुना। मुझे तनिक भी परवाह ना रही अपने ममत्व की। मेरी ममता तनिक भी नहीं सकपकाई मोहित के बच्चे को गिराते हुए। जब मेरे गुप्तांगों में सूजन आ जाया करती या मेरे रक्त स्राव न रुकते, तब असीम दवाइयाँ लाकर देता मुझे। उसने भी कई बार समझाने की कोशिश की, ये सब गलत है भाभी, पर मेरी ही आंखों पर हवस की, ग्लैमर की पट्टी बंधी थी। मैं कुछ सोचने समझने के पक्ष में ही नहीं थी। मैं खुद को मॉडर्न समझती रही। और फिर से मैं जब दोबारा प्रेग्नेंट हुई, वह बच्चा तुम्हारा नहीं था, वह कमल का बच्चा था।
मैं कमल के बच्चे की माँ बनने वाली थी। मेरी जिंदगी पर से तुम्हारा वजूद खत्म होने को था। मैं पूरी तरह से कमल से प्यार की गहराई में थी। मुझ पर मेरा खुद का जोर नहीं था। कमल पिता बनने की खुशी में एक पल भी मुझे अकेला ना छोड़ता। सुबह ऑफिस निकलते ही कमल आ जाया करता, शाम तक मेरे साथ रहता और फिर तुम्हारे आने के समय एक आध घंटे के लिए मार्केट में निकल जाता, अपने और तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने का सामान लेने, और तुम्हारे आने के एक आध घंटा बाद फिर वापस आ जाता। कमल तुम्हारे सामने मुझे माया कहकर भी संबोधित नहीं करता था। तुम्हें तो शायद पता भी नहीं कि वह अक्सर तुम्हारे लिए कॉकटेल ड्रिंक ही बनाया करता था, ताकि तुम्हें होश ही ना रहे और हम अपनी मनमानी करते रहें। मैं कमल की हरकतों पर खुश हो जाया करती थी, उसके माइंड की तारीफ करते न थकती। हमें तुम सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ नज़र आते थे। पूरे 9 महीने, हाँ पूरे 9 महीने तक कमल का बच्चा मेरे पेट में रहा। 9 महीने बाद हम एक बेटे के माँ बाप बन गए। तुम मुझसे प्रेगनेंसी के दौरान दूर रहे, लेकिन कमल उस पीरियड में भी डॉक्टरी सुझाव से संबंध बनाता रहा। तुम पिता बनकर बहुत खुश हुए थे और हम अपने प्यार को मंजिल पर पहुंचाकर खुश थे। तुम न्यू बॉर्न बेबी का नाम एम अल्फ़ाबेट से रखना चाहते थे, लेकिन कमल का मन था प्रेम नाम रखने का। मैंने भी कमल की ही हाँ में हाँ मिलाते हुए प्रेम नाम पर मोहर लगा दी। तुम प्रेम से बेपनाह प्रेम करने लगे। तुम्हारे लिए प्रेम ही सब कुछ हो गया था। प्रेम के नाम से जागना, प्रेम के नाम से सोना, सब कुछ प्रेम पर ही अटक गया था तुम्हारा। और मैं लापरवाहों की तरह बस कमल और कमल करती रही। पर मामला वहीं रुक जाता तो अच्छा होता शायद। अब कमल का हक मुझ पर बढ़ने लगा था। मैं पूरी तरह से कमल की हो गई थी। प्रेम के भविष्य को लेकर मैं तुमसे कभी कोई चर्चा करना पसंद नहीं करती। कमल जो कहता वही मुझे सही लगता। रात में हम साथ साथ ज़रूर सोते, पर मैं तुम्हें छूने तक ना देना चाहती थी। मुझे घृणा होती थी तुमसे। मेरी शारीरिक ज़रूरतें कमल दिन में पूरी कर दिया करता था। तुम्हारी ज़रूरत महज रुपए पैसों को लेकर रह गई थी। मेरा बस चलता तो मैं तुम्हें अपने साथ भी न रखती, लेकिन कमल हर बार मुझे मना लेता था। उसकी नज़र में तुम्हारे जैसा बेवकूफ़ शायद कोई नहीं था। हम तुम्हारा शोषण करते रहे और तुम शोषित होते रहे, लेकिन अब केवल तुम्हारे शोषित होने या मेरे त्रिया चरित्र का खेल खेलने तक बात ना रह गई थी। कमल की इच्छाएं बढ़ने लगी थी। वह अपनी म्यूज़िक कंपनी लॉन्च करना चाहता था, जिसमें मुझे वह डांसर लॉन्च करता म्यूज़िक वीडियो में। मैं पूरी तरह से उसके समर्थन में खड़ी थी। मुझे अपने अधूरे सपने सच होने की संभावनाएं पूरी होती लगीं। मैं जागते हुए सपने देखने लगी। पर एक सच्चाई यह भी थी कि कमल को इस सपने को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ी रकम की आवश्यकता थी, जिसका जुगाड़ कमल चाहकर भी करने में असमर्थ था। मार्केट में उसकी छवि ऐसी थी कि कोई 2 रुपए तक उधार ना दे। हमारा सपना पूरा करने का एकमात्र रास्ता घर को बेचकर रुपए जुटाने पर आ अटका। कमल मेरा माइंड पूरी तरह ताश कर चुका था। चूंकि फ्लैट मेरे नाम से तुमने लिया था, इसलिए कानूनी तौर पर तुम्हारा कोई इंटरफेयर वैलिड नहीं था। तुमने बहुत ही मेहनत से फ्लैट लिया था। मेरी मनमानी पर पहली बार तुमने आपत्ति की थी। तुम्हें मंजूर ना था फ्लैट का बिकना, पर मैंने तुम्हारी एक न चलने दी। मुझे तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाने में भी वक्त न लगा। आवेश में मैं तुम्हें नामर्द तक कह गई थी और प्रेम के जन्म की भी सारी सच्चाई खोलकर रख दी थी। तुम ठगे से सुनते रह गए थे। मैं बोलती जा रही थी और तुम भाव विहीन, विस्मित हो चुपचाप घर से निकल गए थे, जो आज तक लौटकर नहीं आए। तुम्हारे जाते ही मैंने फ्लैट बेच दिया। अब हम पूरी तरह से स्वतंत्र थे। हमारे सपने सच होने वाले हैं। मैं तो बस यही सोचती रह गई और कमल धीरे धीरे मुझसे पैसे लेता चला गया। कभी किसी स्टार सिंगर के संग मीटिंग के नाम पर, तो कभी ऑफिस सेटलमेंट के नाम पर। कभी म्यूज़िक डायरेक्टर के हाफ पेमेंट का बहाना बनाता, तो कभी वीडियो डायरेक्टर, कैमरामैन, स्पॉट बॉय को देने के नाम पर। वह पैसे मांगता रहा और मैं पैसे देती रही। दिल्ली के कई शूटिंग स्पॉट पर भी लेकर जाता था। मैं तो मुग्ध हो जाया करती थी, कैमरे की फ्लैश लाइट में खो जाया करती थी। सीन, लाइट, कैमरा सुनते ही मेरे अंदर
झुरझुरी सी होने लगती। कमल के झूठे लाइव शो का सिलसिला अधिक दिन न चल सका। मेरे पैसे खत्म होने लगे। कमल की मांगें बढ़ती ही गई। फ्लैट बिक चुका था, अकाउंट खाली हो चुका था। अब उसकी नज़र मेरे गहनों पर थी। लगभग गहने भी उसने बिकवा दिए। मैं रुपए रुपए को तरसने लग गई। मेरी ज़रूरतें मुंह खोले मुझे चिढ़ाने लगीं। मैं बर्बाद हो चुकी थी। कमल मुझसे दूर होने लगा था। मैं गृहस्थी चलाने में भी असमर्थ हो गई थी। कमल को अब मेरा फ़ोन भी वाहियात लगने लगा था। मेरा रूप ढलने लगा था। मेरा श्रृंगार अपनी रंगत खो चुका था। जिसके गले में मैंने ही बूंद बूंद करके जहर डाला था, एक दिन तो दम तोड़ना ही था। आखिर मैं गलत ही तो कर रही थी और गलत कामों का नतीजा तो मुझे भुगतना ही था। मैं अब कमल से आर पार का फैसला कर लेना चाहती थी। अंतिम बार जब मैं उससे मिली तो उसने साफ साफ शब्दों में कह दिया, तुम जैसी बाजारू औरत के लिए अपना समय बर्बाद नहीं करता कमल। तुमसे बढ़िया तो वेश्याएं हैं जो पैसों के लिए गैर मर्दों के संग सोया करती हैं। कम से कम किसी को धोखा तो नहीं देती। तू जब अपने बाप की, अपने पति की नहीं हुई तो मेरी कैसे हो सकती है। मैं अपने प्यार की दुहाई देती रही पर कमल पर कोई असर नहीं हुआ। उसने आगे स्पष्ट किया, तू ना तो मेरी जिंदगी की पहली औरत है और ना ही आखिरी। मैं फिर भी गिड़गिड़ाती रही पर उस पर कोई असर नहीं हुआ। मैं रूप, जवानी, धन दौलत सब लुटा चुकी थी। कमल अपनी मर्दानगी साबित करने के लिए मुझे माँ तक बना चुका था। उसके जीवन में कोई और आ चुकी थी। नई चिड़िया को फांसने के लिए पुरानी का घरौंदा उजाड़ चुका था। कमल की हकीकत मेरे सामने थी। मैं चुप नहीं रह सकती थी। मैं होश खो रही थी। मेरी आंखों में गुस्सा उबल रहा था। मैं उसका मर्डर कर देना चाहती थी। मैं आवेश में आकर कमल पर चाकू फेंक मारने लगी। वह बच निकला। मुझे गालियां देते वहां से भागते हुए चला गया। उसके हाथ पर चाकू के निशान पड़ गए थे। उसने हाफ मर्डर का केस दर्ज करा दिया। असीम ने मुझे सचेत करते हुए पुलिस के आने से पहले गुड़गांव छोड़ भाग जाने की सलाह दी। असीम ने ही आगरा में मेरे और अभिलाषा के रहने का प्रबंध कर दिया। लेकिन साथ ही असीम मोहित के परिवार को भी इस घटना की सूचना दे चुका था। तुम्हारी माँ और बहन हमारे भागने से पहले ही आकर मेरे हाथों से प्रेम को छीन कर ले गईं। मैं आगरा चली गई। कुछ दिनों बाद असीम ने आगरा आकर अपने पैसों से मेरे लिए एक ब्यूटी पार्लर खुलवा दिया। तब से आज तक मैं आगरा की ही होकर रह गई। रात भर मेरे दिलो दिमाग में मेरी पूरी जिंदगी नाचती रही। मैं पछतावे की अग्नि में जले जा रही हूँ। मुझे ग्लानि हो रही है खुद पर। सुबह उठते ही सबसे पहले शादी का पहला कार्ड मैं तुम्हारे परिवार को बाय पोस्ट भेजने कुरियर ऑफिस के लिए चल दी। शायद एक बार अपने बेटे को देखने की लालसा जागृत हो उठी थी। कुरियर करवाकर मैं वापस घर आकर तुम्हारी और प्रेम की फ़ोटो को लेकर बैठ गई। मेरी आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे। मैं तुम्हारे फ़ोटो पर गिरे अपने आंसू की बूंदों को अपने आंचल से पोंछने लगी। पता ही नहीं चला कब कमबख्त आंसू आंखों से ढुलक कर तुम्हारे फ़ोटो पर आ गिरा। मैं तुम्हारे फ़ोटो से कहने लगी, पहले मैं रोती थी तो तुम या कभी कमल अपना कंधा देकर चुप करवा दिया करते थे। लेकिन अब मैं नहीं रोती। रोने का दिल भी होता तो भी मैं नहीं रोती। कोई सांत्वना के दो शब्द बोलकर चुप करवाने वाला जो नहीं है। अब अगर रोती हूँ तो उपहास का पात्र बन जाती हूँ। तुम फिर से जवाब तलब करने आ जाते हो। तुम कमल को अपना लो। अब तो मैं भी नहीं हूँ तुम्हारे जीवन में। तुम्हें कमल को अपनाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिक्कत तो कुछ नहीं है, लेकिन तुम भूल रहे हो शायद कि मैं आज भी तुम्हारी पत्नी हूँ। एक परिव्यक्ता ही सही, पर तलाकशुदा नहीं हूँ। और फिर मैं वही गलती दोबारा कैसे दोहरा सकती हूँ। क्या तुम भी गलती कर सकती हो? तुम्हारे वाक्य में कटाक्ष है, लेकिन फिर भी मैं प्रति उत्तर दूंगी। हाँ, मैं गलती कैसे कर सकती हूँ। आज से 10 साल पूर्व वाली माया होती तो शायद यही उत्तर देती। लेकिन आज वाली माया जान चुकी है खुद को, खुद के परिवेश को, इस समाज को, सामाजिक आहर्ता को। वक्त सब कुछ सिखा देता है। मैं भी सीख चुकी हूँ। काश कि तुम पहले समझ जाती। काश तुम में दिक्कत क्या है। तुम जानती हो,
तुम किसी को अपने आगे कुछ समझती ही नहीं। तुम्हें तुम्हारी दुनिया सबसे ज़्यादा प्यारी लगती है। तुम इस दुनिया को भी अपने अनुसार चलाना चाहती हो। लेकिन ऐसा नहीं होता। वास्तविकता का धरातल कुछ और ही है, जिसे तुमने कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। तभी तो आज भुगत रही हूँ। भुगत तो मैं भी रहा हूँ, जुदाई का गम। कम से कम तुम्हारे पास तुम्हारा परिवार, हमारा बेटा तो है। मेरे पास कौन है? हमारा बेटा। शायद तुम भूल रहे हो कि हमारा नहीं, सिर्फ और सिर्फ मेरा बेटा था। मेरा और कमल का बेटा। मैं जानता हूँ, लेकिन शायद तुम भूल रही हो कि दुनिया की नज़र में आज भी प्रेम हमारा ही बेटा है, कमल का नहीं। भले उसके शरीर में मेरे खून का कतरा नहीं, लेकिन मेरे प्यार के रंग को कोई कैसे उतार सकता है? नंद जी कान्हा के पिता भले ही नहीं थे, किंतु वासुदेव से पहले नंद का नाम ही लिया जाता है। यह उनका पुत्र प्रेम व समर्पण था, जिसे दुनिया सदैव ही से ही नमन करती आई है और करती रहेगी। तुम नंद नहीं हो और मुझे देवकी ज़रूर बना दिया। क्यों? देवकी मैंने कैसे बनाया? तुम्हारे घर वाले मेरे बच्चे को मुझसे छीन कर ले जा चुके हैं। मैं नहीं जानती किस अधिकार से ले गए। मेरे घर वाले? मैं आश्चर्यचकित हूँ। जिन्हें तुमसे कभी विशेष मतलब ना रहा, वो तुम्हारे बच्चे को क्यों लेकर जाएंगे? यही बात तो मुझे समझ नहीं आई आज तक। लेकिन मैं तुम्हारे घर वालों के जुल्म के आगे झुक गई थी, या शायद यहाँ भी मेरी ही गलती थी। मैं अपनी फिगर खोना नहीं चाहती थी। मैं ब्रेस्ट फीडिंग करवाकर अपने वक्ष को खराब नहीं करना चाहती थी। जो समय मुझे उस अबोध बालक को देना चाहिए था, वह समय मैं कमल को दे दिया करती थी, जिसका लाभ तुम्हें मिलता रहा। मैं अपने ही बच्चे से दूर होती रही और तुम करीब आते चले गए। तुम्हारे करीब, तुम्हारे रिश्तेदारों के करीब, और एक दिन वही बच्चा मुझे छोड़ उनके साथ चला गया। यहाँ मैं माँ भी नहीं बन सकी। मैं विचारों की उधेड़ बुन में उलझी रही। वह मनस्य मन में विवाह की तैयारी करती रही। मैं तुम्हें बार बार भुलाने की कोशिश में लगी रही और तुम बार बार मेरे जहन में आते रहे। मैं खुद को कामों में उलझाने की कोशिश में लगी रहती हूँ, ताकि तुम्हारी यादों से निजात पा सकूं, पर फिर भी तुम याद आते रहते हो। मैं टेंट वाला हलवाई के हिसाब किताब करती रही और तुम अपनी कमी महसूस करवाते रहे। तुम होते तो ऐसा होता, तुम होते तो वैसा होता। तुम्हें इस तरह के कामों में आनंद जो मिलता था, शादी विवाह हो या कोई सामाजिक काम, तुम सब में बढ़ चढ़कर भाग लेते थे। वह तुम्हारी कोमल हृदय की भावनाएं होती, जिसे मैं कभी नहीं समझ पाई थी। एक बात जानते हो, मैंने मी टू कैंपेन ज्वाइन कर ली है। मैं अब कमल के मामले को पूरी दुनिया को दिखाऊंगी। उसकी करतूतों का पर्दाफाश करके रहूंगी, ताकि कोई और मेरी जैसी औरत उसके चंगुल में ना फंसे। बहुत सताया है मुझे और जाने ही कितनों को, पर अब और नहीं। शादी की तैयारी करने में वक्त गुजरते देर न लगी और वह समय भी आ गया जब अभिलाषा को विदा कर लेने के लिए दूल्हे मियाँ असीम बारात लेकर आ गए। और अब वह हमेशा के लिए अभिलाषा को मुझसे दूर लेकर चला जाएगा। मेरे अंदर भी बेचैनी होने लगी। क्या मैं अब अकेली रह जाऊंगी? क्या इस दुनिया में मेरे पास रहने वाला अपना कोई नहीं होगा? पर यह तो मेरे कर्मों का ही नतीजा है। फिर क्यों मुझे घबराहट हो रही है? हाँ, मुझे पश्चाताप हो रहा है। शायद हाँ, मुझे पश्चाताप ही हो रहा है। मैं पश्चाताप की ही अग्नि में जल रही हूँ। मेरा अहंकार जल रहा है। मेरा अस्तित्व जल रहा है। मैं एक कुंठित व महत्वाकांक्षी औरत हूँ, जिसके लिए शायद अब तक सज़ा मुकर्रर नहीं हुई है, पर यह तय है कि इसकी सज़ा मुझे मिलेगी ज़रूर। तभी दरवाजे की घंटी बजी। मैंने दरवाज़ा खोला। मैं विस्मित देखती रह गई। मेरे सामने मोहित खड़ा था। मुझे खुद की ही आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मुझे लगता शायद मैं इतने दिनों से मोहित के ख्यालों में डूबी हूँ, उसी का असर है। मोहित जब बोला, क्या अंदर आने को नहीं कहोगी, मेरी तंद्रा टूटी। वास्तव में मोहित ही है, मेरा ख्याल नहीं। मैं हड़बड़ाने लगी हूँ। मेरी आंखों के कोर में न जाने कहाँ से आंसू के बादल छाने लगे। मैं रोकना चाहती थी उन आंसुओं की बूंदों को ढुलकने से, पर रोक नहीं पाई। वे ढुलक कर मेरी नाक तक आ गए। भर्राए हुए गले से मैं सिर्फ प्रेम बोल पाई हूँ। मोहित ने कुछ जवाब नहीं दिया। वे मेरे संग संग अंदर आ गए। मुझसे नज़र मिलाए बिना ही मोहित बैठ गए।
मैं पानी लेने चली गई। मैं अपने हाथों में पानी का ग्लास लिए खड़ी थी। मोहित ने पानी का ग्लास लेते हुए पूछा, प्रेम कहाँ है माया? मैं अपनी रूंधी हुई भर्राए गले से अटक अटक गई। वो वो प्रेम को तो आपकी माँ बहन ले गई थी। मैं पहली बार मोहित को आप कहकर संबोधित कर रही थी। मुझे नहीं मालूम ऐसा क्यों। माँ ले गई प्रेम को, पर क्यों? क्योंकि मेरी ममता मरणासन अवस्था में पहुंच गई थी। मैं वासना के रसातल में विक्षिप्त प्राणी की तरह विलीन हो गई थी। सिर्फ और सिर्फ मेरा तन जागृत था। हृदय को हृदय तो कब का मृत हो चुका था। मैं फफक फफक कर रोते हुए बोली, क्या इसका तुम्हें एहसास है? एहसास शायद छोटा सा अल्फाज है मुझ जैसी कलुषित औरत के लिए। मुझ जैसी औरतों को तो जितनी सज़ा दी जाए वह कम ही होगी। तुम्हें पश्चाताप हुआ, यह बहुत बड़ी बात है। लेकिन तुम फिर से यह कौन सी गलती दोहराने जा रही हो? गलती? क्या मतलब? तुम इतनी भोली भी नहीं हो कि मतलब बताना पड़े। फिर भी बता देता हूँ। यह तुम्हारा मी टू कैंपेन क्या है? क्यों तुम किसी को बसी बसाई गृहस्थी में आग लगाने पर तुली हो? पर उसने जो किया, क्या वह सही था? उसने जो किया वह गलत ज़रूर था, लेकिन वह अकेला गलत तो नहीं था। तुम भी तो बराबर की भागीदार रही। तुम्हारी भी उतनी ही हिस्सेदारी रही जितनी कमल की। फिर अकेले कमल पर दोषारोपण क्यों? तो क्या तुम्हारी नज़र में कमल सही है और मैं ही पूरी जिम्मेदार थी? हाँ, कहीं ना कहीं तुम ज़्यादा जिम्मेदार थी। यदि तुम खुद को संयमित रखती तो दुनिया के किसी भी पुरुष के बाजू में इतनी ताकत नहीं कि तुम्हारे अस्तित्व को छीन ले। तुम्हारा पति तो तुम्हारे संग ही था, फिर तुम कैसे मर्यादा भूल गई? तुम्हें मेरी परवाह भले ना हो। अपनी परवाह कभी तुमने की नहीं। कम से कम प्रेम के बारे में तो एक बार सोच लेती। बड़ा होगा तो वैसे ही तुम्हारी करतूतों का पता चल जाएगा। लेकिन बार बार एक ही गलती दोहराकर क्यों उसे जलालत भरी जिंदगी में झोंकने की तैयारी कर रही हो? माना भारतीय कानून ने पराये मर्दों के संग सोने वाले रिश्तों में पति का दखल बंद कर दिया है, लेकिन सभ्यता व संस्कार अभी भी इस प्रकार के औरत या मर्द को चरित्रहीन की श्रेणी में रखते हैं। और फिर प्रेम तो तुम्हारा ही बेटा है ना? बड़े दम्भ से कहती थी। फिर क्यों उसके भविष्य को खराब करना चाहती हो? भूल जाओ माया पुरानी बातों को। जिंदगी को नए सिरे से शुरू करो। किसी के बसे बसाए घर को उजाड़ना भी ठीक नहीं है माया। बाकी तुम्हारी मर्जी। तुम अधिक समझदार हो मुझसे। मैं कुछ भी सोचने समझने की अवस्था में नहीं रह गई थी मोहित के तर्क के सामने। उनकी बातें भी तो सही थी। मुझे प्रेम के बारे में तो सोचना चाहिए था, पर प्रेम के बारे में मैं क्यों नहीं सोच पाई? प्रेम कैसा होगा? मेरा बच्चा कहाँ होगा? और फिर मोहित को कैसे पता मेरे बारे में? शायद सोशल मीडिया से पता चला होगा। मैं कुछ बोलना चाहती थी, पर बोल नहीं पाई। बस प्रेम 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 करती रह गई। प्रेम मेरे पास है, आपके पास, तो लेते क्यों नहीं आए? एक बार नज़र भर देख लेती। बाकी शब्द मुंह में ही अटक गए। पहली बार महसूस हुआ कि मेरी ममता जागृत हो रही है। माँ, पैर छूते हुए एक 10 वर्षीय बच्चा मुझसे लिपटकर फिर बोला, पापा, मौसी की शादी के बाद हम माँ को अपने साथ ले जाएंगे। प्रेम अपनी दादी दादा के साथ अभिलाषा के लिए गहने कपड़े खरीदने बाजार चला गया था। सब लोग साथ ही आए थे, लेकिन मोहित मेरे पास पहले आ गए। बाकी लोग बाजार चले गए थे। मोहित की माँ के जब मैं पैर छूने लगी तो वे उठकर बोली, बेटा, एक पत्नी गलत हो सकती है, हार भी सकती है दुनिया से, लेकिन एक माँ ना तो कभी हारती है और ना ही गलत होती है। प्रेम तुम्हारा बेटा था, है और रहेगा। बस उसमें अच्छे संस्कार के खाद पानी की ज़रूरत है। अब हम भी बूढ़े हो गए हैं। तुम अभिलाषा की विदाई के साथ ही हमारे साथ आकर अपना संसार संभालो। तेरे जाने के बाद तेरा घर बिखर गया है, आकर समेट ले बेटा। मैं कुछ बोल नहीं पाई, बस सहमति में सिर हिलाती रह गई। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी? प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।